समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का यह शताब्दी वर्ष है। वे सचमुच में एक शताब्दी पुरुष हैं और हमारे समय के एक श्रेष्ठ रचनाकार, चिंतक और विचारक के रूप में वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में 14 जनवरी 1926 के दिन उनका जन्म हुआ था। 14 जनवरी संक्रांति पर्व का दिन होता है। विद्यानिवास मिश्र जी संक्रांति काल के एक बड़े रचनाकार और विचारक भी बने। परंपरा और आधुनिकता के बीच जो संक्रांति है उसके वे एक प्रवक्ता हैं और वे परंपरा के नवीनीकरण के एक बड़े रचनाकार हैं। गांव के वातावरण का उन पर सदैव आजीवन प्रभाव रहा। पितामह नहीं रहे थे युवावस्था में, पर बाबा या ताऊ राम पदार्थ मिश्र का प्रभाव उनके बाल मानस पर बहुत गहरा पड़ा और जिसको श्रुति प्रमाण कहते हैं, जिसको रामावतार शर्मा उपकारक मूलक संबंधातिशय वान अव्याहतवादी आपतः इस रूप में परिभाषित करते हैं। उपकारक मूलक अत्यंत स्नेहशील संबंधों से युक्त जो व्यक्ति है और अव्याहत वचन ही जो सदैव कहता है वह आप्त पुरुष है। ऐसे आप्त पुरुष उनको पितामह के रूप में मिले। उनकी दृष्टि से उन्होंने गांव की धरती को पहचाना, प्रेम करना सीखा, पेड़ों को पहचाना, वनस्पतियों को परखा, पशु पक्षियों को निरखा परखा। विद्या के संस्कार पिता से मिले, जो गणित में एमए थे पिता, प्रसिद्ध नारायण मिश्र, और संस्कृतज्ञ भी थे। संस्कृत का संस्कार मिला। 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हुआ। गणानाम त्वा गणपति गुम हवामहे इत्यादि मंत्रों का अभ्यास हुआ। पर बचपन से पढ़ने का जो व्यसन था उसके कारण आरंभिक शिक्षा गांव में पाते हुए 3री कक्षा में जब थे तो सुख सागर और रामायण का पारायण कर चुके थे, पंचतंत्र खूब पढ़ चुके थे। उसके बाद तो अन्य साहित्य का अध्ययन निरंतर करते रहे। जिन्होंने विद्यानिवास मिश्र जी को देखा है, जैसा कि मैं भी उनके सानिध्य में, मुझे भी उनके सानिध्य में रहने का सुअवसर मिला है, तुरंत पुस्तक जो भी आती है उसको पढ़ना आरंभ कर देते हैं। पढ़ाकू बहुत थे और कई ललित निबंध संग्रह उनके हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंध ललित निबंधकारों में से वे एक माने जाते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, ये 3 हिंदी ललित निबंध की परंपरा के बड़े शिखर हैं। और यह भी लगता है कि इन तीनों में ललित निबंध की सारी संभावनाएं पूरे प्रकर्ष के साथ चरितार्थ हुई और चुक भी गईं, क्योंकि इन तीनों ने जिस ऊंचाइयों पर और प्रतिभा के नवोन्मेष से ललित निबंध की विधा को पहुंचाया, बाद में फिर वह संभव नहीं हुआ सबके लिए। और विश्वविद्यालय में पहुंचे, बीए तक हिंदी, अंग्रेजी और गणित पढ़ रहे थे। तीनों साहित्य पढ़ना चाहते थे, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और गणित, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य, पर तीनों साहित्य नहीं ले सकते थे, इसलिए गणित लिया और संस्कृत के अध्ययन की ओर फिर प्रवृत्ति बढ़ती गई। पर अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन मिश्र जी ने बहुत किया। वे हिंदी के साहित्यकारों में कदाचित, और हमारे भारत के चिंतकों में भी कदाचित, उन इने गिने चिंतकों में से एक हैं जो पश्चिम की ओर से पूर्व को संबोधित करते हैं और पूर्व को प्रस्तुत करते हैं और पश्चिम को समझा सकते हैं। यह दुर्लभ विशेषता विद्यानिवास मिश्र जी में रही। मैंने इसको अनुभव किया कि वे जिस भाषा में पश्चिम के दार्शनिकों से संवाद कर सकते हैं, वह भाषा सबके पास नहीं हुआ करती। संस्कृत में भी उन्होंने खूब लिखा है, संस्कृत वक्तृताएं उनकी खूब सुनने को मिलती रही हैं, यद्यपि इस रूप में उन्हें पहचाना नहीं गया। दुर्भाग्य से अंग्रेजी में उनका विपुल लेखन है, ऐसा थप्पा उन पर पड़ गया है हिंदी के ललित निबंधकार का। हैं वो बहुत बड़े निबंधकार,
ललित निबंधकार हैं कि अंग्रेजी में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण जो लेखन है, जिसमें वे विश्व को संबोधित करते हैं और वैश्विक चिंतक के रूप में सामने आते हैं, उसकी तरफ ध्यान कम दिया जाता है। एक लेबल लग जाता है आदमी के ऊपर, सही है वह लेबल, लेकिन उसके कारण उसका दूसरा जो अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है, उतना ही महत्वपूर्ण वह अनदेखा प्राय होने लगता है। लेकिन विद्यानिवास जी की विशेषता यह बड़ी विशेषता रही, जैसा वे उन अपने शब्दों में कहते हैं कि संस्कृत का समास भोजपुरी के व्यास से जुड़ा मेरे जीवन में। उनका यह वाक्य भी है उनके एक ललित निबंध संग्रह में, आत्मकथ्यों में, कि वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लगाकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। कई विश्वविद्यालयों में रहे, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आचार्य रहे, भाषा विज्ञान खूब पढ़ाया, संस्कृत साहित्य खूब पढ़ाते रहे। संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखना चाहते थे जो पूरा नहीं हुआ, भाषा विज्ञान पर एक पुस्तक लिखना चाहते थे जो अधूरी रही। उसकी सामग्री उन्होंने अलग अलग लेखों के रूप में प्रकाशित की, जो अपने ढंग के बहुत ही उद्धरणीय लेख रहे हैं। बर्कले विश्वविद्यालय में रहे, पाणिनि पर शोध कार्य किया। डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि शीर्षक से पुस्तक है, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी के शोध प्रबंध के रूप में स्वीकृत भी की गई और नीदरलैंड की प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था मुटुआ जेनुआ की लिंगारुम की श्रृंखला में पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। बर्कले प्रवास में हिंदी की कविताओं का अत्यंत आधुनिक अंग्रेजी में अनुवाद किया, एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिंदी पोएट्री, कुछ लोगों के सहयोग से, जिसमें अज्ञेय जी भी एक थे, और यह इंडियाना यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी में यह संकलन, जो अंग्रेजी में उनका लेखन है, उसमें अनुवादक रूप जो उनका अंग्रेजी का है वह भी स्मरणीय है। उन्होंने भारतीय साहित्य को जिस प्रकार से सुंदर परिनिष्ठित अनुवादों में प्रस्तुत किया है, वह भी एक बड़ा योगदान है। एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिंदी पोएट्री और उसकी भूमिका, विद्यानिवास मिश्र की जो दृष्टि है भारतीय साहित्य की समझ की, वह उसमें सामने आती है। अगली पुस्तक उनकी अनुवाद की, जो अंग्रेजी अनुवाद की, वह संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किए, जो इंडियन पोएटिक ट्रेडिशन के नाम से पुस्तकाकार छपे। यह भी काम उन्होंने अज्ञेय जी के साथ मिलकर के किया। अज्ञेय जी का उनका बड़ा मजबूत गठबंधन रहा, भाई कहते रहे सदैव, और जैसा बांधव भाव जिन दोनों में मिलता है, वह भी दुर्लभ उदाहरण है बंधु भाव का। इंडियन पोएटिक ट्रेडिशन की जो भूमिका है, वह भी विद्यानिवास मिश्र का जो विचारक है, और भारतीय साहित्य की जो उनकी परख, उसके प्रतिमानों की जो उनकी समझ है, उसको उद्घाटित करता है। बहुत कुछ कह सकता हूँ पंडित विद्यानिवास मिश्र के बारे में, पर मुझे बोलना इस समय, एक किताब मुझे मिली है, उस पर है समवेत का सौंदर्य, संस्मरणों में विद्यानिवास मिश्र। यह किताब है, दयानिधि मिश्र इसके संपादक हैं और भूमिका इसमें गिरीश्वर मिश्र ने लिखी है। दोनों का गहरा रिश्ता है, विद्यानिवास मिश्र जी से गिरीश्वर जी हों चाहे दयानिधि मिश्र जी हों। दयानिधि मिश्र जी तो उनके अनुज हैं और गिरीश्वर जी भी उसी तरह से हैं, लेकिन केवल रिश्तेदारी का ही संबंध नहीं है। ये जो साहित्य जोड़ता है, वो बड़ा विश्व साहित्य खड़ा करता है। उसके वृत्त में दयानिधि मिश्र और गिरीश्वर मिश्र भी जुड़ते हैं। दयानिधि मिश्र जी ने बहुत काम किया और अपने बड़े भाई के लिए बहुत काम उन्होंने किया। कम अनुज अपने अग्रज की स्मृति में जीवन अर्पित कर देते हैं। दयानिधि मिश्र उसके एक उदाहरण हैं। उनका थोड़ा सा परिचय भी मैं पढ़ देता हूँ, यद्यपि वे बिल्कुल अपरिचित नहीं रह गए। वे महाविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे, साहित्य सेवा भी करते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया, आईपीएस में चले गए, उच्च अधिकारी रहे पुलिस सेवा में। सेवानिवृत्ति के बाद विद्याश्री न्यास का संचालन करते हैं, श्री भारत धर्म महामंडल के अध्यक्ष भी हैं, वेणी माधव ट्रस्ट के न्यासी हैं, श्रद्धा निधि न्यास के भी सचिव हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय भारतीय शोध संस्थान और न्यास समिति के दायित्वों को भी निभा रहे हैं। यह तो खैर संस्थाओं से उनका संबंध है, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित किए भारतीय भाषा परंपरा पर,
भारतीय भाषा चिंतन पर, जिन पर मैं पहले बोल चुका हूँ। विद्यानिवास मिश्र जी की ग्रंथावली 21 खंडों में उन्होंने संपादित की। अन्य भी साहित्य विद्यानिवास मिश्र जी का उन्होंने संपादित किया और संपादन कार्य बड़ी दक्षता से उन्होंने किया है। अनेक पुस्तकें उनके द्वारा संपादित और मौलिक पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। उनकी पुस्तकों की भी लंबी सूची है और भाषा, संस्कृति और लोक, इतिहास, परंपरा और आधुनिकता, लोक और शास्त्र, अन्वय और संबंध, साहित्य में नारी चेतना, धर्म की अवधारणा, हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक संरचना एवं मूल्यबोध, हिंदी का कथेतर गद्य, हिंदी भाषा प्रयोग और संभावनाएं, शिक्षा, दर्शन और समाज, गांधी और हिंदी सृजन संदर्भ, संस्कृति की सत्ता, परंपरा और आधुनिकता के प्रतीक विद्यानिवास मिश्र, भारतीय भाषा चिंतन की परंपराएं, प्रमुख भारतीय भाषाएं और समकालीन प्रवृत्तियां, विद्यानिवास मिश्र संचयिता, इत्यादि इत्यादि उनकी पुस्तकें हैं संपादित। और अज्ञेय पर भी उनकी पुस्तक है, अन्य अनेक पुस्तकें उनकी हैं, लंबी सूची है। राष्ट्रपति पुलिस पदक से वे सम्मानित हैं, भाषा सम्मान से सम्मानित हैं और अन्य कुछ और सम्मान भी उनको प्राप्त हैं, उनके द्वारा यह संपादित है। सुचिंतित भूमिका है इसमें गिरीश्वर मिश्र जी की, पर जिस तरह से संस्मरणात्मक लेख इसमें एकत्र किए हैं, वो दयानिधि मिश्र जी ने जो परिश्रम किया है उसका द्योतक है। 101 लेखकों के इसमें संस्मरणात्मक लेख हैं। वो सभी विद्यानिवास मिश्र जी का जो बड़ा घनिष्ठ वृत्त था उसके दायरे के भीतर, उसके भी अंतरंग दायरे के भीतर ये लोग आते हैं जिन्होंने भी लिखा है। मैं भी उसमें कहीं आ गया हूँ, भले ही उस वृत्त में कहीं छिटका हुआ मैं रहा हूँ। उनका स्नेह प्रेम तो बहुत प्रेमी स्नेही व्यक्ति रहे विद्यानिवास मिश्र जी। वो सब पर स्नेह लुटाते थे, खूब क्षमाशील इतने थे, माफ कर देते थे हमारे जैसे लोगों की त्रुटियों को, स्नेह तोड़ते नहीं थे, उपत कर बनाए रखते थे। 101 लोग जो हैं ये तो केवल उपलक्षण मात्र से नाम है, बड़ा व्रत है उनके चाहने वालों का, उनके प्रशंसकों का। व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा था उनका, वैष्णवी भाव उनके मुख पर सदैव झलकता रहता था। और एक तेज, एक दर्प का तेज भी, एक करुणा का तेज, करुणा का मार्दव भी, दोनों उनके चेहरे से सदैव देखते ही अनुभूत होता था। ऐसा कुछ व्यक्तित्व भी उनका था। उस व्यक्तित्व का ऐसा आभा मंडल था कि बहुत सारी बातें उनसे करने का मन जब होता था तो सुनते ही रह जाते थे और पूछ नहीं पाते थे। 550 पृष्ठों की यह किताब है। इसमें गिरीश्वर मिश्र जी की भूमिका के बाद अच्युतानंद मिश्र का पहला लेख है। अच्युतानंद मिश्र देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र जी के जो कई रूप हैं ललित निबंधकार के अलावा, उनमें से उनका एक प्रखर पत्रकार का रूप भी है। वो कई पत्रिकाओं के तो वे संपादक रहे ही हैं, साहित्य का अमृत निकालते रहे। संस्कृत प्रतिभा के 10 साल वे संपादक रहे हैं, जो साहित्य अकादमी की साहित्यिक पत्रिका है संस्कृत माध्यम की। उस पर कभी बात करने का अवसर होगा तो मैं कहूँगा कि उन्होंने संस्कृत जगत को क्या दिया है जो कि संस्कृत के पंडित जानते और मानते नहीं हैं। उन्होंने बहुत कुछ दिया संस्कृत जगत को, पर एक बार जो ठप्पा लग गया ना कि वे हिंदी के ललित निबंधकार हैं वो बड़े निबंधकार हैं, लेकिन उतने ही ऊंचे वे एक संस्कृत और संस्कृति के चिंतक के रूप में, संस्कृत पंडित के रूप में भी हैं। पंडित जी तो खैर उनको कहते थे, लेकिन पंडित जी मान लेते थे। वे एक तेजस्वी विचारक हैं और यह नहीं देख रहे हैं, जो और कोई नहीं कर पा रहा है, कि वे पश्चिम को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं। उस पर मैंने चर्चा भी की है। लेकिन अच्युतानंद मिश्र जी ने जिस तरह से उनको स्मरण किया है संपादकीय गरिमा के संस्मरणों के साथ, अनामिका का लेख है इसमें और बहुत
मिठास से भरा हुआ यह लेख है, किस तरह से उनके पिता श्याम किशोर मिश्र से बातचीत होती थी पंडित विद्यानिवास मिश्र की। वे बहुत बच्ची थीं तब देखती थीं विद्यानिवास मिश्र को, इसका उन्होंने स्मरण किया है। अमरनाथ अमर जो दूरदर्शन के अधिकारी रहे और दूरदर्शन से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा विद्यानिवास मिश्र जी का। दूरदर्शन में के लिए उन्होंने एक लंबा साक्षात्कार भी लिया था अटल बिहारी वाजपेयी से। उनका जो कितना बड़ा व्रत है कि अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा घनिष्ठ संबंध उनका रहा। अरुणेश नीरन उनके बहुत सानिध्य में रहे, घनिष्ठ सानिध्य में रहे। पंडित जी शीर्षक से उनका लेख, केरल में उनके कई प्रशंसक उनके चाहने वाले थे, हिंदी के सेवी। उसमें एन विश्वनाथन अय्यर, एन सुंदरम, एन शेषरत्नम। कम लोगों को इन लोगों की प्रशंसा उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों को मिली है जैसी प्रशंसा इन लोगों ने, जैसा आत्मीय भाव इन लोगों ने विद्यानिवास मिश्र के लिए प्रकट किया है। लेकिन हिंदी के उपन्यासकार, चर्चित उपन्यासकार काशीनाथ सिंह उन पर बहुत प्रेम से लिखते हैं। केदारनाथ सिंह हिंदी के यशस्वी कवि, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त जो हैं, वो उन पर लिखते हैं। और दुर्लभ संस्मरण इन लोगों के हैं, क्योंकि विद्यानिवास मिश्र जी, उनकी बैठक जब होती थी तो क्या क्या नहीं होता था। चित्रा मुद्गल अच्छी उपन्यासकार हिंदी की। ध्रुव शुक्ल कवि हैं, गद्यकार भी हैं। उन्होंने लोकमार्गी आचार्य विद्यानिवास मिश्र शीर्षक से लिखा है। नंद किशोर आचार्य का विद्यानिवास मिश्र जी का सानिध्य रहा। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय तो शिष्यवत उनके साथ बराबर बने रहे और वर्षों का सानिध्य इन दोनों का रहा। कृपा भी उन्होंने बहुत की नर्मदा भाई पर लोक साहित्य के अध्येता वसंत निर्गुणे लिखते हैं। इसमें विद्यानिवास मिश्र पर बुद्धिनाथ मिश्र लिखते हैं। मार्कंडेय ने बहुत ही अच्छा संस्मरण लिखा है, पान फूल पर रोली अक्षत इस शीर्षक से। और मार्कंडेय बहुत माने हुए कहानीकार हिंदी के हैं। मालिनी अवस्थी लोकगीतों की अत्यंत लोकप्रिय गायिकाओं में से एक हैं। लोकगीत में बाबूजी शीर्षक से उन्होंने बहुत श्रद्धा स्नेह भाव से लिखा है विद्यानिवास मिश्र पर। रमेश चंद्र शाह यशस्वी साहित्यकार हैं। रामदर्श मिश्र हिंदी के सबसे वरिष्ठ लेखकों में से इस समय हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी, उनका भी सानिध्य बहुत रहा और साहित्य के प्रति जो निष्ठा है लक्ष्मीमल सिंघवी की, उनका जो राजनीति में अवदान है उसके अलावा वह भी विदित है। उन्होंने विद्यानिवास मिश्र जी को भावपुष्प अर्पित किए हैं। संस्मरण उनका है सुषमा लालित्य और रस के मर्मज्ञ भाई इसमें इन्वर्टेड कामा के भीतर है। विष्णुकांत शास्त्री हिंदी के आचार्य, राजनीति में भी यद्यपि रहे, लेकिन विद्यानिवास मिश्र जी को कितने लोगों का प्रेम, स्नेह और श्रद्धा भाव मिला, यह इससे लोक और शास्त्र के संगम इस शीर्षक लेख से विष्णुकांत शास्त्री जी ने उन पर जो लिखा है उससे जाना जा सकता है। विष्णु प्रभाकर वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं। वेद प्रताप वैदिक यशस्वी पत्रकार हिंदी के। और भी कई जो लोग हैं वो सभी विद्यानिवास मिश्र जी का जो बड़ा दायरा है साहित्य के प्रेमियों का, साहित्य सर्जकों का, सरदयों का, उसके सहयात्री विद्यानिवास जी के साथ रहे हैं। और अभी राजेंद्र मिश्र जी ने क्योंकि इलाहाबाद में पढ़ते हुए उनको देखा है निकट से, तो उनका कहना है कि विद्यानिवास जी इलाहाबाद के प्राध्यापक नहीं बन पाए, मात्र चट्टोपाध्याय जी की पट्ट शिष्यता के कारण। क्षेत्रीश चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे बड़े गुरु का पूरा स्नेह किसी शिष्य को मिला तो विद्यानिवास मिश्र जी थे, जिनको उठा करके ले गए थे अंग्रेजी एमए की कक्षा से कि नहीं संस्कृत में एमए करोगे, और वेद का ग्रुप नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला पढ़ा दूंगा, लेकिन जो ग्रुप मिल रहा है उसमें अध्ययन करो।
एमए तो संस्कृत से ही करो। क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जिस तरह से बनाया वो तो हम लोगों ने, मुझे देखने का अवसर भी मिला कि क्या गुरु शिष्य के संबंध हैं विद्यानिवास मिश्र और क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय के। और चट्टोपाध्याय जी के लिए जो गुरु ऋण था उससे अनिर्ण होने का भी विद्यानिवास मिश्र जी ने जो कार्य किया है वह स्तुत्य है, क्योंकि क्षेत्रेश जी का जो दुर्लभ कार्य था, जो अवेस्ता और वैदिक संस्कृत का संबंध है, उस पर उसको उनके व्याख्यानों को और लेखों को उन्होंने पुस्तकाकार फिर प्रकाशित किया। क्षेत्रेश जी के जीवन काल में वह प्रकाशित नहीं हो पाया था। बहुत निभाया परिवार के लोगों के साथ, अपने स्नेही लोगों के साथ। मैं भी साक्षी रहा हूँ कि कितना ध्यान रखते थे, कष्ट उठा कर के जो लिखना है उसको लिख कर के दे ही देते थे। छोटा कार्य था उनके लिए, वह हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य था, लेकिन वह कर देते थे कि यह भी मेरा ही है, भले ही वह राधा वल्लभ ही हो। ऐसा भाव उनका सबके लिए रहा। तो ये विद्यानिवास जी के प्रति दयानिधि मिश्र ने कई किताबें जो प्रकाशित की, उसमें 2 पुस्तकें तो संस्मरणों की है, यह लेटेस्ट, यह अद्यतन किताब है। इसमें संकलन और भी बढ़िया हुआ है और संस्मरण ही प्रायः हैं, लेकिन दुर्लभ क्षण हैं इन लोगों के, विद्यानिवास जी के साथ जो इन्होंने समय बिताया है और देखा समझा है विद्यानिवास जी को, यह तो पढ़कर ही जाना जा सकता है। क्योंकि विद्यानिवास जी का साथ जब मिलता है तो वे किस तरह से अपने संगियों को अपने साथ लेकर के और रूपांतरित करते चलते हैं, यह भी अनुभव होता है। बड़ा व्यक्ति, बड़ा व्यक्तित्व, और प्रतिभा कुछ ऐसी थी उनकी, प्रतिभा कब क्या कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रतिभा का उनका जो व्रत है और अवदान है वह तो बड़ा है, और आगे भी उस पर कुछ कार्य लोग करते रहेंगे, उनको पढ़ते रहें, यही एक बड़ी बात है। और केवल ललित निबंधों तक ही उनको पढ़ना सीमित न रखें। विशेष रूप से जो अंग्रेजी लेखन है विद्यानिवास मिश्र का, वह भारतीय साहित्य को एक अंग्रेजी लेखक के रूप में एक महत्वपूर्ण अवदान के रूप में माना जाना चाहिए। अंग्रेजी भी तो भारतीय भाषा है और उसके वे अच्छे लेखक हैं, यह समझा जाना चाहिए। मैंने तो बहुत कुछ सीखा उनकी अंग्रेजी पढ़ करके कि अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है, बढ़िया अंग्रेजी बोली कैसे जाती। जब बोलते हैं उनको सुनते थे तब भी लगता था कि एलिगेंट चेस्ट इंग्लिश कोई आदमी बोलते हमने सुना तो वो पंडित। विद्यानिवास मिश्र को सुना, अच्छे अच्छे अंग्रेजी दां जो बड़े अंग्रेजी के प्रोफेसर बनते हैं, वैसी बढ़िया फर्राटे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। प्रतिभा कुछ थी, इसके कारण यह हुआ, जो ईश्वरीय देन है। दूसरी किताब दयानिधि मिश्र के द्वारा ही संपादित है और यह पलाश के फूल की दहक अज्ञेय इस शीर्षक से है। सहसंपादक हैं इसमें दयानिधि मिश्र जी के साथ राम सुधार सिंह और प्रकाश उदय। यह केवल संस्मरणों की पुस्तक नहीं है, यह अज्ञेय पर साहित्यिक मूल्यांकन का भी बड़ा स्तुत्य प्रयास है, क्योंकि अज्ञेय अज्ञेय ही बने रहेंगे ऐसा लगता है, और बहुत आकर्षित भी वे करते हैं। गद्यकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में और कवि के रूप में और चिंतक के रूप में अज्ञेय का मौलिक महत्वपूर्ण अवदान है भारतीय साहित्य में। और इस पुस्तक में यह भी 500 पृष्ठों की लगभग पुस्तक है, पिछली पुस्तक 550 पृष्ठों की है, बहुत सामग्री है इसमें। पहला तो लेख ही अज्ञेय के संबंध में भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इस शीर्षक से है, और दोनों का जो सानिध्य रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी ने काफ़ी कुछ पाया भी
वो सिखाया भी अज्ञेय को, क्योंकि अज्ञेय को संस्कृत वैसी आती नहीं थी। जो कुछ कदाचित आई भी वो विद्यानिवास जी के साथ रहे। हालांकि प्रतिभा बड़ी गहरी थी और समझ जल्दी लेते थे, यह सत्य है, पर दोनों का जो अन्योन्याश्रय संबंध है और जितने श्रद्धा भाव से स्मरण करते हैं भाई को विद्यानिवास मिश्र जी, उनका लेख है, यह पहले भी पढ़ा हुआ है। और छाया रूप शीर्षक से ओम थानवी बड़े पत्रकार रहे हैं, जनसत्ता का संपादन करते रहे हैं और अच्छे भारतीय साहित्य के अध्येता भी हैं। उनका इसमें लेख है। अन्य जो उल्लेखनीय लेख इसमें है, मेरा भी लेख यद्यपि इसमें एक आ गया है। कृष्ण बिहारी मिश्र हिंदी के श्रेष्ठ आचार्यों में से एक हैं। उनका मौन का सर्जनशील सौंदर्य इस शीर्षक से लेख है। चंद्रकला त्रिपाठी जानी मानी समीक्षक हैं। उनका अज्ञेय कवि के एकांत का अर्थात इस शीर्षक से लेख है। कृष्णदत्त पालीवाल साहित्य मर्मज्ञ और समीक्षक हैं। अज्ञेय का कविकर्म इस शीर्षक से उनका लेख है। अनामिका का लेख है, यह मधु है स्वयं काल की मौना का मधु संचय। मौना ही छपा हुआ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। शंभुनाथ भी हिंदी के प्रख्यात समीक्षक आचार्य हैं। अज्ञेय वैकल्पिक आधुनिकता के कवि शीर्षक से उनका लेख। गिरीश्वर मिश्र का लेख है शेखर एक जीवनी के प्रसंग से अज्ञेय के उपन्यासों की मनोभूमि। गिरीश्वर मिश्र मनोविज्ञान के आचार्य हैं। अच्छा काम उनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में है। शेखर एक जीवनी तो हिंदी के उपन्यास का एक शिखर है, हिंदी की उपन्यास परंपरा का एक शिखर है। निश्चित रूप से वो बड़ा पैमाना उपन्यास का उसमें रचा गया और जितना ही पढ़ा जाए उतनी ही गहराइयाँ शेखर एक जीवनी में दिखाई पड़ने लगती हैं। अवधेश प्रधान हिंदी के मनीषी आचार्य हैं हमारे समय के, और अपने अपने अजनबी की पहचान वो करते हैं। अपने अपने अजनबी दूसरा उपन्यास है अज्ञेय का, जो उपन्यास का एक अलग मानदंड खड़ा करता है। और उस तरह का उपन्यास अज्ञेय के अलावा और किसी के द्वारा लिखा भी नहीं जाता। अवधेश प्रधान ने उसकी पहचान की है। अपने अपने अजनबी का पुनः पाठ राजन प्रसाद पांडे ने किया है। अरुणेश नीरन का लेख इसमें भी है, विद्यानिवास मिश्र वाली पुस्तक में भी है। अज्ञेय के निबंधों पर उन्होंने लिखा है, जो मृण्मय के द्वारा चिन्मय की खोज कैसे अज्ञेय अपने निबंधों में करते हैं इसको बताते हैं। कुट्टी चातन नाम से अज्ञेय लिखते थे निबंध पहले। कुट्टी चातन को पढ़ते हुए शीर्षक से रीता रानी पालीवाल का निबंध। और विद्यानिवास मिश्र का दूसरा लेख है इसमें, कवि निकष अज्ञेय के निबंध, इस शीर्षक से। सभी साहित्य के जाने माने समीक्षकों के लेख इसमें हैं। एक और लेख विद्यानिवास मिश्र जी का है, अज्ञेय के संस्मरण स्मृति लेख, इस शीर्षक से। और फिर एक लेख है विद्यानिवास मिश्र जी का अज्ञेय पर, पलाश के फूल की महक। 4 लेख विद्यानिवास मिश्र के हैं। अलग से उनको संकलित किया जाए तो अज्ञेय पर विद्यानिवास मिश्र जी ने जो लिखा है वो अपने आप में एक पठनीय पुस्तक बन जाती है। अन्य सभी समीक्षकों के लेख अज्ञेय पर यहाँ पठनीय हैं और मननीय भी हैं, क्योंकि जिस तरह से आकलन किया है अज्ञेय पलाश के फूलों की महक शीर्षक लेख में, यह विद्यानिवास मिश्र जी ने ही, वह एक बड़े रचनाकार का, अपने वरिष्ठ समकालीन और स्नेही रचनाकार का आकलन है। आरंभ की कविताओं में जीवन का आस्वादन और पार्थिव जगत की समग्रता का ग्रहण बहुत आकृष्ट करता है। अज्ञेय की आरंभिक कविताओं का आकलन करते हुए वे कहते हैं, और ओम थानवी विस्तार से परिचय उनका देते हैं विद्यानिवास मिश्र का, और उसी क्रम में वे कहते हैं कितने कितने व्यक्तित्वों से विद्यानिवास मिश्र का जो व्यक्तित्व है वह टकराता है, और दोनों व्यक्तित्व आमने सामने आभाएं अपनी बिखेरते हैं। जयप्रकाश नारायण से उनकी निकटता रही, इसकी चर्चा ओम थानवी करते हैं। इंदिरा गांधी
की नीतियों के मुखर आलोचक किस तरह से अज्ञेय बने रहे और आपातकाल में जो एक विरोध की भूमिका उन्होंने निभाई है वह तो विदित है। अच्छे अच्छे प्रगतिशील लोग बैठ गए थे चुप होकर के, अज्ञेय थे, दस्तखत कराते हुए घूम रहे थे। इमरजेंसी के विरोध में साहित्यकार लोग विरोध पत्र पर हस्ताक्षर करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास तक चले गए थे। आपातकाल के दौरान ही नवंबर 1976 में बीकानेर जब वो आए तो जो व्याख्यान उनका हुआ है उसका स्मरण करते हैं ओम थानवी, और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता परम मूल्य है और इस दमघोटू माहौल में उसकी महत्ता सबसे ज़्यादा अनुभव होती है। उन्होंने यह भी कहा कि देश आतंक के साये में जी रहा है और बौद्धिक समुदाय मौन है। ओम थानवी बताते हैं कि उन्होंने बीकानेर के व्याख्यान में पब्लिक मीटिंग में कह दिया था, लोहिया का असर, लोहिया का संपर्क और गांधी जी के विचारों का प्रभाव, इसकी मीमांसा ओम थानवी करते हैं। गांधी किस तरह से मीनिंगफुल, सार्थक होते चले जाते हैं, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे अघोषित इमरजेंसी हो, चाहे हमारा समकाल हो, निरंतर गांधी हमारे लिए प्रासंगिक होते चले गए हैं और अज्ञेय के लिए भी वे प्रासंगिक बने रहे। ओम थानवी बताते हैं कि वात्स्यायन जी नए लेखकों को कितना पढ़ते थे और अत्यंत आधुनिक जो कविता है उस पर वे साधिकार बोलते थे। यह तो मैंने भी अनुभव किया। पढ़ाते तो थे वे भाषा विज्ञान शिविर में शैली विज्ञान, लेकिन वे कविताएं उद्धृत करते थे एकदम जो हमारे समय के उनसे बहुत कम उम्र के हिंदी के नए कवि हैं, उनकी शैली विज्ञान की दृष्टि से मीमांसा उनकी कविताओं की करते हुए वे शैली विज्ञान पढ़ाया करते थे। यह अद्यतन पर दृष्टि सनातन की पकड़ के साथ विद्यानिवास मिश्र जी की रही है और विद्यानिवास मिश्र जी का स्मरण अज्ञेय के संदर्भ में और अज्ञेय का स्मरण विद्यानिवास मिश्र जी के संदर्भ में इससे हो जाता है। अज्ञेय के बारे में भी ओम थानवी बताते हैं कि वे अत्यंत समकालीन और अपने से कनिष्ठ लेखकों को भी उसी तरह से पढ़ते थे। अनेक जो पठनीय लेख इसमें हैं उसमें से यह लेख विद्यानिवास मिश्र जी का भारतीय परिवेश के जागरूक साहित्यकार अज्ञेय शीर्षक से है। उसके अंत में अज्ञेय की जो पंक्तियां उन्होंने उद्धृत की हैं पूरे संदर्भ को खोलते हुए, वो अज्ञेय का जो मौन है वह अहंकारी का मौन नहीं है। कुछ अहंकारी मान लिए जाते थे अज्ञेय, पर मौन में डूब करके वे अहंकार का भी विसर्जन कर रहे होते हैं। उनकी पंक्तियां उद्धृत की हैं विद्यानिवास जी ने। मैं सभी ओर से खुला हूँ, वन सा अपने में बंद हूँ, शब्द में मेरी समाई नहीं होगी, शब्द में मेरी समाई नहीं होगी, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। सन्नाटे के छंद बुनते हैं अज्ञेय किस प्रकार से, उसी को मौन का सृजनशील सौंदर्य शीर्षक लेख में गुनते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। और सारे ही लेख विद्यानिवास मिश्र जी के 4 लेखों के अलावा जो हैं वो उन सभी साहित्यकारों के द्वारा लिखे गए हैं जो अज्ञेय को परखना समझना चाहते हैं, वो परख और समझ के साथ लिखते हैं। इसलिए किताब संग्रहणीय है। दोनों ही किताबें ऐसी हैं आकार में विशाल होते हुए भी कि आवश्यकता इनकी बनी रहेगी। यह जो दयानिधि मिश्र जी ने कुछ कार्य ऐसा किया है, यद्यपि पूर्व प्रकाशित लेख भी इनमें हैं, नए भी लिखवाए हैं उन्होंने, पर पूर्व प्रकाशित लेख जो बहुत अच्छे लेख हैं वे एक साथ आ गए। ये संकलनकार का जो विवेक है वह जागृत है इसमें। मैंने अवधेश प्रधान जी की बात की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने अपने अजनबी पर उन्होंने लिखा है, क्योंकि अवधेश प्रधान जो है वो
उनमें परंपरा की बड़ी गहरी समझ है। जिस तरह से विद्यानिवास मिश्र जी परंपरा के सातत्य के प्रतिनिधि हैं हमारे बीच, अवधेश प्रधान, विजय बहादुर सिंह ऐसे आचार्य हैं हिंदी के जो परंपरा को अपने साथ लेकर के अधुनातन का सामना करते हैं। और संस्कृतविद तो हैं ही अवधेश प्रधान, पर वो जिस तरह से अपने अपने अजनबी का आशय खोलते हैं वह पठनीय है, क्योंकि अपने अपने अजनबी पढ़ने पर बहुत आकर्षित करता है, बहुत गहरा है। या पढ़ते हुए तो लगता ही है अस्तित्ववादी विमर्श जिस तरह से उसमें आ गया है, और उससे बाहर निकलने की भी जो छटपटाहट है वह जिस तरह से उसमें है, वह अज्ञेय ही कर सकते थे। पर जिस तरह से सुलझे हुए रूप में अपने अपने अजनबी को प्रस्तुत किया है अवधेश प्रधान ने, समझ करके कि किस तरह से अज्ञेय की पूरी परिकल्पना है अपने अपने अजनबी की, कि चमत्कृत कर देने वाली है। उसकी जो पूरी सूझ है, सोच है कि कैसे दो पात्र अचानक एक गुफा में एक साथ हैं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बूढ़ी सेल्मा है, उसके दो बेटे गडरिये हैं और तीसरा बेटा लकड़हारा है। बेटे जाड़ा शुरू होते ही पहाड़ के नीचे चले गए हैं, वो जाड़ा खत्म होने पर लौटेंगे। यह एक पात्र है, बर्फ गिर रही उस गुफा में, वह सेल्मा है। योके एक दूसरी युवती है, वह आधुनिक जीवन से आई है, बर्फ की सैर करने के लिए आई है, अचानक हिमपात में फंस जाती है, उसी गुफा में वह भी है। एक बूढ़ी सेल्मा जो गडरियों के परिवार की बूढ़ी प्रतिनिधि है, वह बंद है। और दूसरी योके जो यूरोप के आधुनिक जीवन में दीक्षित, वह यहाँ सैलानी की हैसियत से आई है। दोनों के जो संवाद है उनका एक एक वाक्य पठनीय है। अवधेश प्रधान बताते हैं कि योके और सेल्मा के बीच काल और क्षण, इतिहास और वर्तमान, मृत्यु और जीवन, ईश्वर और करुणा, भय और अकेलापन, ग्रज के अस्तित्व के तमाम प्रश्नों, दो परस्पर विरोधी दृष्टियों को लेकर विवाद संवाद चलता है, जिसमें शब्द भी हैं, लेकिन शब्दों से भी अधिक नीरवता में सोच विचार की उधेड़ बुन है। यह अपने अपने अजनबी की जिस तरह से पहचान की गई है। अज्ञेय अंग्रेजी के भी लेखक हैं, और अंग्रेजी में लगातार लिखते रहते तो शायद मिल ही जाता नोबेल प्राइज के लिए तो नाम उनका चला था, शायद आखिरी दौर तक चला, नहीं मिला। यह हिंदी साहित्य की समस्या है, नोबेल पुरस्कार देने वालों का भी दुर्भाग्य है। और अंग्रेजी में बहुत बढ़िया अनुवाद नहीं किए गए। हिंदी के जो बड़े साहित्यकार हैं उनमें, जिनमें निर्मल वर्मा भी एक हैं, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अज्ञेय फिर भी हमारे लिए वरेण्य साहित्यकार हैं। ये भारतीय साहित्य के यशस्वी साहित्यकार हैं, भारतीय साहित्य के अपने मानक हैं। वह नोबेल पुरस्कार के मानक से ज़्यादा श्रेष्ठ हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ इन दो पुस्तकों पर जो कुछ मुझे सीमित मति से कहते बन पड़ा, उसको मैं समाप्त करता हूँ। यह दूसरी पुस्तक है। यह पुस्तक जो दूसरी पुस्तक अज्ञेय पलाश के फूल की दहक शीर्षक से है, यह प्रलेख प्रकाशन से छपी है। प्रलेख प्रकाशन की मुंबई में मुख्य शाखा है, मुख्य कार्यालय है, और दिल्ली एनसीआर में उनका ऑफिस है। गाजियाबाद में प्रसिद्ध प्रकाशक हैं। और पहली पुस्तक संवेद का सौंदर्य जो है, यह भी प्रलेख प्रकाशन से ही प्रकाशित है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।